जय हिंद। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वैदिक सभ्यता। अगर आप भी बिहार पुलिस 2026 जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, अगस्त तक आ जाएगी वैकेंसी, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारा चीज सबसे पहले कंप्लीट करा दूंगा। तो उसके बाद हमारा कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ हम मॉक टेस्ट देंगे और उतना ही में आपका रिजल्ट हो जाएगा। मॉक टेस्ट देंगे और पीवाईक्यू करेंगे। ओके, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अभी मैं जो चीजों को पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार थ्योरी पढ़ ली है तो आप टॉपिक बाय टॉपिक एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का पहला सवाल है हमारे सामने, वो है कि वैदिक सभ्यता का समय काल क्या माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि वैदिक सभ्यता का काल क्या है, क्या काल माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का समय काल माना जाता है। ओके, अगला सवाल है इसकी, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की जो संख्या है वो 4 है। वेद कुल कितने हैं साथियों? 4। कौन कौन? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, अगला सवाल है कि सबसे प्राचीन वेद जो है वह कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद जो है गाइस, वह कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। कौन है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ओके, अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में जो साथियों मंडलों की संख्या वो कितनी है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है ऋग्वेद में? तो 10 मंडल है। ओके, अगला सवाल है गाइस कि गायत्री मंत्र किस वेद में है। गायत्री मंत्र जो है साथियों वो किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस वेद में है गाइस? तो ऋग्वेद में। ओके, अगला सवाल है भाई कि यजुर्वेद किससे संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो किससे संबंधित है? तो यज्ञ के मंत्र से। किसके? यज्ञ के मंत्र से यजुर्वेद संबंधित है। ओके, अगला सवाल है कि सामवेद को किसका जनक कहा जाता है। सामवेद को किसका जनक कहा जाता है मेरे साथियों? तो संगीत का। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। किसको? सामवेद को। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। ये भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे सवाल आपको मैं करवा रहा हूँ। अगला सवाल है कि अथर्ववेद में मुख्य रूप से क्या है। अथर्ववेद में जो मुख्य रूप से है साथियों वह क्या है? तो जादू टोना और चिकित्सा। क्या है अथर्ववेद में? जादू टोना और चिकित्सा के बारे में है। ओके, अगला सवाल है कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। वैदिक कालों को 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा, कौन कौन बांटा गया है मेरे साथियों? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि वैदिक काल को 2 भाग में जो बांटा गया है वो आखिर 2 भाग कौन कौन से हैं। अगला सवाल है कि ऋग वैदिक काल का समय क्या है। ऋग वैदिक काल का जो समय है वो क्या है, मतलब क्या से कहाँ माना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल का समय है। ओके, अगला सवाल है उत्तर वैदिक काल का समय क्या है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ओके, ये उत्तर वैदिक काल का समय है। ओके, अगला सवाल है कि ऋग वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था साथियों वह क्या था? तो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन ऋग वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। नेक्स्ट वाला है कि ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी मेरे साथियों? तो कुल यानी कि परिवार। कुल या फिर परिवार। ओके, अगला सवाल है ऋग वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन। ऋग वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था गाइस? तो राजन। अगला सवाल है कि ऋग वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए कौन सी 2 संस्थाएं थी। ऋग वैदिक काल में राजा की जो सहायता के लिए जो संस्थाएं थी 2, वह कौन सी संस्थाएं थी? तो एक सभा और दूसरा समिति। सभा और समिति क्या थी साथियों? तो सभा, सभा और समिति। ओके, लिख लीजिएगा सभा और समिति।
अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ? उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है साथियों, वह किस क्षेत्र में हुआ? तो गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ। अगला सवाल है मेरे भाई कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल कौन सी थी? उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल जो थी वो चावल और गेहूं थी। क्या थी? चावल और गेहूं उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल थी, चावल और गेहूं। ओके। अगला सवाल है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? तो श्याम अयस। क्या कहा जाता था? श्याम अयस। ओके। लोहे को उत्तर वैदिक काल में कहा जाता था। अगला सवाल है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है मेरे साथियों? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले मिलता है, मतलब मिलता है ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में। ओके। अगला सवाल है, चार वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ण की संख्या 4 होती है, वो कौन कौन से है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। अगला सवाल है, वैदिक काल में विवाह की कितनी प्रथाएं थी? वैदिक काल में विवाह की कुल 8 प्रथाएं थी। कितनी प्रथाएं थी? 8। ओके। अगला सवाल है, ऋग वैदिक काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऋग वैदिक काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो निष्क कहा जाता था। क्या? निष्क कहा जाता था ऋग वैदिक काल में मुद्रा को। अगला सवाल है, वैदिक काल में देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? वैदिक काल में देवताओं में सबसे जो प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण था, वह कौन सा था? तो इंद्र भगवान थे। कौन थे? इंद्र भगवान। ओके। अगला सवाल है, अग्नि को किसका दूत माना जाता था? अग्नि अग्नि को किसका दूत माना जाता था मेरे साथियों? देवताओं को। देवताओं का दूत किसे माना जाता था? तो अग्नि को। ओके। अगला सवाल है, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो कैसी थी? तो पुरुष के बराबर। कैसी थी? तो पुरुषों के बराबर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी। अगला सवाल है, उपनिषद किससे संबंधित है? उपनिषद किससे संबंधित है मेरे साथियों? तो दर्शन और ज्ञान से। दर्शन और ज्ञान से उपनिषद जो है वो संबंधित है। ओके। अगला सवाल, उपनिषदों की संख्या लगभग कितनी है? तो कुल उपनिषद की संख्या लगभग 108 के 8 है। कितने? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अगला सवाल है, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? वैदिक काल में जो शिक्षा है मेरे साथी वो कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में। कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में। ओके। अगला सवाल है, वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? तो श्रुति साहित्य कहा जाता है वैदिक साहित्य को। श्रुति साहित्य। ओके। अगला शब्द है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ। क्या है? आर्य शब्द का जो अर्थ है साथियों वो है श्रेष्ठ। अगला सवाल है, सप्त सिंधु प्रवेश में कौन सी नदियां शामिल थी? सप्त सिंधु प्रवेश में जो नदी थी वो कौन सी नदियां शामिल थी? कौन सी नदियां शामिल थी? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सिंधु और उसकी सहायक नदियां शामिल थी। ये बता, आपको आंसर कमेंट करना है कि सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है। ओके। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में राजा का पद कैसा हो गया था? उत्तर वैदिक काल में जो राजा का पद है वो साथियों कैसा हो गया था? तो वंशानुगत। कैसा हो गया था? वंशानुगत हो गया था वैदिक काल में राजा का पद। ओके। अगला सवाल है कि वैदिक काल में सभा और समिति का सदस्य कौन होते थे? वैदिक काल में सभा और समिति का जो सदस्य है साथियों वह कौन होते थे? तो जनजाति के बुजुर्ग और योद्धा। कौन होते थे? जनजाति के बुजुर्ग और योद्धा जो वैदिक काल में सभा और समिति के सदस्य होते थे। अगला सवाल है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। ओके। अगला सवाल है, वैदिक काल में प्रमुख पेय पदार्थ क्या था?
वैदिक काल में प्रमुख मतलब पिए जाने वाले जो पदार्थ था, पेय पदार्थ, वो क्या था? सोमरस। क्या था? सोमरस। ओके। अगला सवाल है, वैदिक काल में बलि प्रथा किसकी पूजा में थी? वैदिक काल में बलि प्रथा जो थी, बलि प्रथा वो किसकी पूजा में थी मेरे साथियों? तो अग्नि की। किसकी? अग्नि। ओके। अगला सवाल है कि पुरोहित का मुख्य काम क्या था? पुरोहित का जो मुख्य काम था वो यज्ञ करना था। क्या था? यज्ञ करना पुरोहित का मुख्य काम था। अगला सवाल है कि वैदिक काल में दास प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है? वैदिक काल में दास प्रथा का जो उल्लेख है साथी, वो किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में राजनीति का प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर वैदिक काल में राजनीति का जो प्रमुख विशेषता थी साथियों, वह क्या थी? तो बड़े बड़े राज और साम्राज्य। बड़े बड़े राज और साम्राज्य। ओके। अगला सवाल है गाइस कि वैदिक काल का अंत किस घटना से माना जाता है? वैदिक काल का जो अंत है वो किस घटना से माना जाता है? तो 600 ईसा ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के उदय से। किसके? 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के उदय से वैदिक काल का अंत की घटना माना जाता है। तो मेरे साथियों, वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 समाप्त हो गया। इसका एक पार्ट और मैं आपको अपलोड करूंगा, वो देख लीजिएगा, तो सिंधु सभ्यता बिहार पुलिस के लिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके।